Hello, my dear student of Standard 6. Welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 6, and this is part 2. Already we covered about the part 1 where we had seen the king Chandragupta, how he established the Mauryan dynasty. Then we had also seen the king Ashoka also. Okay, so this is part 2. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन. फ्रेंड्स, अगर आप कभी पर्सनली विजिट करोगे सारनाथ में, और सारनाथ में जो अशोक ने जो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, उस पर कुछ लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा. सो वो लैंग्वेज आप पढ़ नहीं पाओगे. रीज़न, क्योंकि वो लैंग्वेज ब्रह्मी लैंग्वेज में लिखी गई है. अभी ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या है, सो पहले हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन. Most of the script of the modern India have developed from Brahmi script. Here you can see the letter A in different script. आपको यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में लेटर ए दिया हुआ है. सो प्रारंभिक ब्रह्मी में यू कैन सी, ये जो लोगों को गुजराती आता होगा ये इसको तरह लग रहा होगा, बट ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ए होता था. ठीक है. देवनागरी हिंदी में हम लोग तो हम लोग जानते ही हैं. फिर ये बंगला भाषा में भी दिया हुआ है. इवन मलयालम, आई फाउंड मलयालम लैंग्वेज हाउ दे राइट, बट मे बी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. एंड तमिल ऑल्सो गिवन. सो ये लेटर ए है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लैंग्वेज. इन प्रेजेंट डे वी कैन नो कि तमिल लैंग्वेज, मलयालम, बंगला एंड इवन हिंदी को देवनागरी कहा जाता है. सो ये बट ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ये जो कुछ इस तरह से लिखा जाता. बट जो लोग गुजराती लैंग्वेज जानते हैं, फॉर देम इट्स ए तरह. ओके, तो चलो आगे रीड करते हैं. वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट द कलिंगा वॉर, अशोक गॉट दिस रिटर्न ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शन. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि जो हम लोग लिखते हैं स्टोन्स का और चीजल का यूज़ करके, उस पर जो गूंथ के जो भी लिखते हैं उसको हम लोग स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं. 8 years आफ्टर बिकमिंग द king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were imprisoned and more than 1 lakh people were killed. This made me very sad. I think ये कुछ इमोशंस हैं जो अशोक के बताए गए. सी, अशोक ने लगभग पूरा इंडिया जीत लिया था. जो प्रेजेंट डे में उड़ीसा है, वहाँ पर एक कलिंग राज्य हुआ करता था. एंड उस राज्य में उसमें ऐसा हुआ कि अशोक ने उनको कहा कि आई एम द बेस्ट, ऐसा मान लो और हमारे अंडर में आ जाओ. लेकिन कलिंगा के किंग ने मना कर दिया. एंड लड़ाई हो जाती है. एंड जब लड़ाई होती है तो आई थिंक ये स्टेटमेंट है कि अशोक के राजा बने हुए कुछ 8 साल हो गए. एंड अब अपने आप को इमेजिन करो कि कलिंगा का वॉर ख़त्म हो गया है एंड यू आर किंग अशोक. सो उनका ये वर्ड्स थे कि मैंने कलिंगा जीत लिया है. लगभग 1,50,000 सोल्जर्स को तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया है. एंड 1 लाख पीपल डाइड. सो उस टाइम पे जब पॉपुलेशन इतनी कुछ खास हुआ नहीं करती, 1 लाख लोग मारे गए थे. एंड ये सब देख के वो क्या फील कर रहे हैं, दिस मेड मी वेरी सैड. बहुत बुरा महसूस हो रहा है उनको. पीपल हु लव देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड आर gracious toward their slaves and dead are also killed in this war or they lose their loved ones. So ये जितने भी लोग मरे हैं, सपोज एक डेड बॉडी के पास जाओ, वो किसी ना किसी के हस्बैंड होंगे, किसी के भाई होंगे, या किसी मदर का सन होगा. ठीक है. तो एक तरह से देखने जाएँ तो बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है. ठीक है. नाउ आई एम रिग्रेटिंग. उनको क्या हो रहा है, पछतावा महसूस हो रहा है. Now I have decided to follow Dhamma, that means धर्म, and teach other people its principle. So उनको अब धर्म का ज्ञान हो रहा है. उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया. And he is feeling very sad. We can see that from his words. I believe that winning people hearts through Dhamma is better than forcefully winning people. मतलब लोगों के दिल जीतने चाहिए. ऐसे किंगडम जीत के मुझे क्या मिला, लोगों की लाशें, रोते बच्चे, उनकी वाइफ्स. तो ये उन्होंने अब डिसाइड किया कि मैं लोगों के अब दिल जीतूँगा. आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज फॉर द फ्यूचर
so that after my son and even a grandchildren do not think indulging in war. ये मैं स्टोन इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे जो आने वाली जनरेशन है वो कभी लड़ाई के बारे में ना सोचे. दे शुड थिंक अबाउट द वे इन विच दे कुड स्प्रेड धम्मा. यहाँ पे आपको बार बार ये वर्ड आया है धम्मा, लेकिन इसका मतलब होता है धर्म. ठीक है, धम्मा इज ए प्रकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत. तो संस्कृत में से पहले प्रकृत लैंग्वेज निकली थी जहाँ पे धर्म को धम्मा कहा जाता था. ओके, विच चेंजेस केम अशोका आफ्टर कलिंगा, सो that we are going to see in our next paragraph. So as you can see on your screen, Ashoka inscription written in the Prakrit language has been found on the way of the Damodar Kund near Girnar, near Junagadh, Gujarat. Now those people who are staying in Gujarat, वो लोग अगर कभी उनको गिरनार माउंटेन जाने का मौका मिले तो वहाँ पर एक दामोदर कुंड है. ठीक है, एंड वहाँ पर भी अशोक ने कुछ ना कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शन किया हुआ है. नाउ this inscription contain articles of 3 kings. This article is from King महासत्रप रुद्र दमन. थोड़ा अजीब सा नाम है. दिस आर्टिकल गिव्स डिटेल अबाउट सुदर्शन तालाब. तालाब का मतलब लेक होता है. अगर आपको लोग कभी गुजरात में जाओ तो आपको मतलब सुनने में आएगा कांकरिया तालाब, मीन्स कांकरिया लेक. ओके, and reservoir constructed by governor पुष्यगुप्ता. So they are saying that कि उनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्ता, उन्होंने सुदर्शन लेक यानी सुदर्शन तालाब बनवाया. Who was the governor at the time of the Maurya king Chandragupta? Canal made irrigation by the Yavanraj, who was the governor at the time of the Ashoka. So basically अशोक ने क्या किया था, अपने अलग अलग किंगडम के अलग अलग पार्ट्स को गवर्न करने के लिए उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए थे. ओके, इनमें से एक थे पुष्यगुप्ता जिन्होंने सुदर्शन लेक बनवाया था. लेक इसलिए बनवाया था ताकि उसमें जो पानी है वो लोगों के लिए अवेलेबल रहे, इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल रहे. ठीक है, स्टडी द मैप 6.2 एंड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैव मेड डेट वी आर ऑलरेडी कवर्ड इन अवर सेशन नंबर 1 पार्ट 1. तो आप लोग एक बार मैप देख लेना एंड आपको जहाँ पे भी वो मार्किंग दिखे तो आप समझ जाना कि अशोक ने एट दैट टाइम कुछ ना कुछ ऐड किया था. फ्रेंड, यहाँ पे मैं अशोक बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि हम इंडियन अशोक ही बोलते हैं, बट ये जब भी ये चैप्टर जब लिखे जाते हैं ना तो ड्यू टू द सॉफ्टवेयर इशूज़ ये अशोका बन जाता है. आप लोग देखना भगवान राम को वो लोग रामा बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आप लोग अशोक लिखते हो या एग्जाम में अशोका लिखते हो, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स. ओके, स्टूडेंट को ये टेंशन हो जाता है. नाउ थिंक, study the map and answer the following question with the help of your teacher and write answer it. So ये चीज़ें मैं आप पे स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ. वेयर आर द अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड. आपको मैप में सिर्फ नाम स्टडी करने हैं एंड लिखने हैं, डेट्स इट. ओके, ये एक्टिविटी तो आप लोग भी कर सकते हो. फाइंड आउट वेयर द प्लेसेस आर इन द प्रेजेंट टाइम. ओके, इट माइट बी पॉसिबल आपको जहाँ पर आज बिहार का पटना है वहाँ पे आपको पाटलिपुत्र दिखे. ठीक है, तो नामों में चेंजेस होते रहते हैं. पहले प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ, अब प्रयागराज हो गया, है ना. अब माइट भी 22nd सेंचुरी में कुछ और नाम हो जाए. ठीक है, तो ये नाम्स बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द किंग एंड ऑल डेट. नाउ अशोका एज ए एपोस्टल. ओके, मे बी इसका मैंने देखा नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अपोस्टल ही होता होगा. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimage across the country. He propagated Buddhist during the यात्रा. So जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अशोक का मतलब पूरा हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाता है, मीन्स उनका कोई प्रैक्टिकली कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, मतलब दिल की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं एंड यहाँ पर वो बुद्ध रिलीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, और बाद में वो बुद्ध रिलीजन स्प्रेड करते हैं. Ashoka drew inscription from the teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. यानी गौतम बुद्ध को अपना आइडल मानते हुए वो धर्म का प्रचार सब जगह करने लगते हैं. He engraved inscription and pillar articles at various places in his empire. To solve the problem of that time, Ashoka set up the religious department. Dhamma Mahapatra, appointed as the head of this department, propagated Buddhism among the people
एंड वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड। सो धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे। एंड ये डिपार्टमेंट लोगों के अंदर अच्छी फीलिंग्स, अच्छी भावनाएं कैसे डेवलप हों, वो सब इस पे ये लोग वर्कआउट करते थे। अशोका बैंड हंटिंग इन ही स्टेट एंड टू स्टॉप एनिमल वायलेंस, है ना। तो इन्होंने एनिमल्स हंटिंग पे भी मतलब रोक लगा दी थी कि कोई भी मतलब इंसान किसी भी एनिमल को अब नहीं मारेगा। तो सिंपल सी बात है, उनके टाइम पे कोई नॉन वेजिटेरियन तो मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। ही एम्फोसाइज द प्रमोशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लव, कंपेशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्चू एक्सेट्रा। वो किन चीज़ों का मतलब किन चीज़ों को प्रमोट करते थे कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लव फॉलो करें, कंपैशन होना चाहिए, जो भी हम लोग काम करें उसमें हमारा पूरा एक तरह से फोकस होना चाहिए। काइंडनेस, हमको दिल से अच्छा बनना है, ठीक है। नॉन वायलेंट, कभी भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये सब उनकी प्रीचिंग्स हुआ करती थी। अमॉन्ग विद द sermons सम यूजफुल सेइंग वेर ऑल्सो एनग्रेड इन दिस एनस्क्रिप्ट। अभी sermons कौन होते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको हम लोग sermons कहते हैं। इवन मॉन्क्स भी कहा जाता है, ओके। सो अशोका मैसेज फॉर द पीपल, यहाँ पर कुछ आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड ये 8 प्रिंसिपल अगर आप लोग आज भी फॉलो करते हो, बिलीव मी गाइस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी एंड यू विल फाइंड गुड फ्रॉम योर हार्ट। इधर ही होता है ना, हाँ, ओके। नाउ ओबे योर पेरेंट्स। इट माइट बी पॉसिबल कभी आपके पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, बट ओबे योर पेरेंट्स। एंड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ट्राई टू कन्विंस देम। इट माइट बी पॉसिबल कि जनरेशन गैप आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस इशूज़ आ रहे हैं, बट एक बार अपने पेरेंट्स से आप बात करो एंड आप बोलो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि उनको ना पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूँ ना, हमारे पेरेंट्स ने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करना और बैंक में से जाके पैसे विड्रॉ करना उनको आता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा उनको कार्ड से भी थोड़ा बहुत, अभी अगर कुछ पेरेंट्स स्मार्ट होंगे तो वो कार्ड से भी पेमेंट कर लेते होंगे। लेकिन हमको पता है कि बिना कार्ड के भी यूपीआई से भी पेमेंट हो जाता है ना। अब से फॉर एग्जांपल मेरे फादर मुझे कहेंगे कि गांव में वो अंकल को 10,000 रुपीज़ सेंड करने हैं, कल जाके बैंक से लेके आना, ये करना। मैंने बोला अंकल का नंबर है? बोला हाँ। मैं अंकल को फ़ोन करूँगा, अंकल गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करते हो? अंकल बोलेंगे हाँ करते हैं। फिर मैं तुरंत ही बात करते करते स्पीकर पे, अंकल आपके अकाउंट में शायद 10,000 मैंने भेज दिए, आपको मिल गए? बोला हाँ मिल गए। तो आजकल ऐसा होता है, ठीक है। कल मैं केबीसी देख रहा था, तो केबीसी में पहले अमिताभ बच्चन जी चेक लिखा करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो डायरेक्टली टैबलेट उठाया और सीधा ट्रांसफ़र, ओके। ना हो तो नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके केबीसी देख लो, मैंने कब मना किया है, ठीक है। केबीसी देखने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हाँ जनरल नॉलेज ही बढ़ता है। एनी हाउ, ठीक है, अपने पेरेंट्स को करके दिखाओ और फिर अंकल को बोलो कि देखो पप्पा से बात करो कि मैंने भेज दिए, तो आपके पप्पा भी मतलब आपसे एग्री करेंगे, फिर कभी वो आपको इन चीज़ों के लिए मना नहीं करेंगे, ओके। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करो। इवन मैं तो बोलता हूँ जो उम्र में आपसे छोटे हैं आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हर इंसान की सेल्फ डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आप किसी को कुछ भी बोल दो, पता नहीं कब किसको बुरा लग जाए, है ना। कुछ लोग तो मतलब टैग लेके घूमते हैं कि आप मुझे कुछ बोलो और मैं बुरा लगा लूँ, ठीक है। तो थोड़ा इंसान को जांचो परखो और मजाक उसी से करो जो मजाक सहन कर सकता हो, ठीक है। तो एल्डर के हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। घर में कोई आए तो नमस्ते अंकल, फ़ोन पे नमस्ते किया करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, डोंट किल द एनिमल्स, ठीक है। अगर ये आपने रूल फॉलो कर लिया ना तो आप कभी ज़िंदगी में नॉन वेज नहीं खाओगे, ठीक है। सो हमेशा वेजिटेरियन रहो एंड कभी भी किसी एनिमल्स को नहीं मारा करते, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आई एम अ फार्मर, और हम लोग फार्मर हैं, हम लोग किसान हैं, हमारे फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो हम उनको मारना पड़ता है इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके। वेल वो इंसेक्ट है, एनिमल्स, फिर उसको आप एनिमल्स की कैटेगरी में मत काउंट करो, ठीक है। अगर आप एनिमल्स को ऐसे ही फैलने दोगे तो वो सारी फसल ही खा जाएंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो आपको उसमें एनिमल की कैटेगरी में काउंट नहीं करना है। हमारे घर में जो मच्छर आते हैं, सपोज अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ और कोई मच्छर आएगा और मैं
तो फिर मैं उसको एनिमल किलिंग में नहीं कैटेगरी उसको नहीं काउंट करूँगा। क्यों? अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मेरा खून चूस जाता, ठीक है। और वैसे भी आजकल कोरोना है, हॉस्पिटल जाने में तो ऐसे ही डर लगता है। गए थे मलेरिया का इलाज करवाने और हो गए क्वारंटाइन। डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये हमको पता चलता है, उन मच्छरों को पता नहीं चलता है, आके चिपक जाते हैं और खून चूस लेते हैं। एनी हाउ, बट नॉर्मली हम लोग जो हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को जो परेशान करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओके सी फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा कि जो इंसान है ना, कबूतरों के पास आते हैं, कबूतरों को हाथ में ले लेते हैं, है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली में हम लोग जब किसी पिजन के पास जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है। बट ऐसा इंडिया में नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओ तो आप बर्ड्स को हाथ में कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा एनिमल्स को, यहाँ के एनिमल्स क्या है, इंसानों से डरते हैं, जबकि वहाँ के एनिमल्स को पता है कि इंसान हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4, स्पेंड अ लिटल एज पॉसिबल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में ने सबको सिखा दिया है कि घर में 2 टी शर्ट और 2 ट्रैक पैंट से भी ज़िंदगी जी जा सकती है। तो आप लोग अपने वार्डरोब में इतने ही कपड़े रखो, अपने पास घड़ियों का इतना ही कलेक्शन रखो, अपने शूज़ इतने ही रखो जितनी आपको ज़रूरत हो। पैसे उड़ाना, बिना फिजूल खर्ची करना इज़ नॉट एन गुड इशू, ठीक है। अब पैसे की क्या कीमत है आप उन लोगों को पूछो जो लॉकडाउन में चल के घर गए, ठीक है। इवन मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए। मैं एक भाई साहब का आर्टिकल सुन रहा था, वो गुजरात से आसाम चल के गए, उनको पता है कि रेलवे अवेलेबल नहीं है, बस अवेलेबल नहीं है, बट मैं चल के जाऊँगा मास्क पहनकर तो मुझे कौन रोकेगा। एंड वो चलते चलते गए। एंड सबसे सैड बात मुझे क्या लगती है कि रास्ते में लोगों ने उनको लूट के उनका पॉकेट लूट लिया, उनसे पैसे लूट लिए। बट एनी हाउ वो पहुँच गए एंड उनको पता भी था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, तो वो मेंटली उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर थे। बट ऐसे कौन से लोग हैं जो मतलब ऐसे इंसानों को लूट लेते हैं? ओके, तो थोड़ा अपने अंदर ह्यूमैनिटी लाओ, इंसानियत लाओ, ठीक है। सर्व द गुरु, ठीक है। आजकल तो ये सब चीज़ें बहुत मिसिंग है। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम 34। मुझे आजकल है ना एक शौक हुआ है कि मुझे फ्लूट सीखनी है, कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते हैं। अब मान लो मैं किसी ऐसे बंदे के पास से फ्लूट सीख रहा हूँ जो सिर्फ 22 साल का है। अब वो उम्र में तो मुझसे कम है, लेकिन है तो मेरे लिए गुरु ना, गुरु के समान। क्योंकि हम लोग जिसके पास से भी सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। आपके टीचर्स हो सकता है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत है या उनके पास जो डेटा है वो गलत हो सकता है, बट आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आपके पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिलीव मी। ओके, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा कि आपकी हैबिट्स ऐसी बन जाएगी जो आपको आगे लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम से दूरी रखेगी। ओके, और इनकी ब्लेसिंग्स तो होती हैं आपके साथ। पॉइंट नंबर 6, टू बी काइंड टू वुमन एंड सर्वेंट्स। ओके, औरतों के प्रति हमेशा हमको काइंड एंड अच्छा बर्ताव करना चाहिए। एंड स्पेशली एक इंसान कितना अच्छा है वो कैसे पता चलता है, जब वो अपने से लोअर ग्रेड के लोगों के साथ कैसे बात करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके घर का जो वॉचमैन है, आप उससे अगर कैसे बात करते हो तो पता चल जाता है वो कैसा इंसान है। एक अच्छा इंसान है ना, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करेगा। हैव यू ऑब्जर्व अमिताभ बच्चन, वो केबीसी में कैसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको जरा सा देखोगे तो हम इतना लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, डेट इज़ वाई ही इज़ अ स्टार, इसलिए हम लोग उनको रियल इंस्पिरेशन मानते हैं। ओके, अपने नौकरों से कैसे बात करते हैं, अगर आप रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो डेट मीन्स इट्स गुड, ठीक है। और कभी भी किसी की बुराई करनी हो ना तो उसको पर्सनली बुला के करो, ग्रुप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान को फिर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप पर्सनली बुला के उसको उनकी ख़राब पॉइंट्स उनको बताते हो तो वो लकीली आई ऑल्सो गॉट सच प्रिंसिपल, जो मुझे कभी भी कुछ डांटना होता है तो पर्सनल में ही डांटती है। ग्रुप के सामने भी कभी डांट दे तो मैं फिर बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके भी हैक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, वो सब होता है। एंड आई होप कि ये वीडियो मेरा प्रिंसिपल ना देखें। एनी हाउ, चलो पॉइंट नंबर 7, टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मण एंड मॉक्स।
सी ब्राह्मण और मोंक्स यानी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी का त्याग कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, उनको पैसे देने चाहिए। पर है ना आजकल पता है क्या है कि कुछ लोग है ना, कुछ एक कहावत है उनके लिए, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। मतलब अच्छे खासे मुस्टंडे हैं, बस नौटंकी करते हैं एंड ऐसे ही डोनेशंस मांगते रहते हैं और उस पैसे का फिर मिसयूज भी करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड द एट प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अदर रिलीजन, है ना। तो अपने रिलीजन की तो सब लोग तारीफ करते हैं, पर दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो, और हो सके तो रिस्पेक्ट ना करो ठीक है, बट बुराई बिल्कुल मत करो। आजकल आप ये लोग कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरे रिलीजन्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। अशोक ने ये मैसेज आज से 2000 साल पहले दिए थे, बट ये इतने ही लागू होते हैं आज की डेट में। ओके, आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा जाएगा आज, एनी हाउ, बट नॉलेज मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। विच ऑफ द डिटेल्स ऑफ द अशोका एड्रेस टू द पीपल करंट रिलेवेंट। तो ये आई थिंक ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है। बाई विच मीन डज द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द पीपल अबाउट वेरियस स्कीम, रूल्स एंड अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के थ्रू समझाती है। सी, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट आपको कभी नहीं बताएगी, ठीक है। आपको खुद एज एन एक्टिव सिटीजन होके वो सारे इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसका वर्कलोड ना बढ़े, है ना। अभी एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल आया है, वेल स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहती है, इसके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 251 BC, अशोका कन्वेड थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट द मोगलीपुत्र तिसा, जो तिसिया, तो तिसा भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे तिसा भी कहते हैं, एट इन पाटलिपुत्र। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, पाटलिपुत्र मीन्स बिहार का पटना। उधर उन्होंने बुद्ध लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समारोह रखा था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू इस्टेब्लिश द रिलीजन यूनिटी फॉर रिमूविंग द रिलीजियस डिफरेंस विच हैड रेज। उस टाइम पे बेसिकली 3 धर्म हुआ करते थे, हिंदू, जैन और बुद्ध। तो इन तीनों ग्रुपों में ऐसे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन इन तीनों में अच्छे से यूनिटी बनी रहे, इसके लिए वो लोग रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू, बुद्ध और जो जैन होते हैं ना, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं, मिलजुल के रहते हैं, ओके। सो बाकी के रिलीजन भी ऐसे समझ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अशोका प्रोपगेट बुद्धिज़्म इन इंडिया स्टेट कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला। सो लगभग ये जो किंगडम थे ये भी मतलब उन्होंने बुद्ध रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था। एम्परर अशोक सेंट मिशनरी बॉट्स टू म्यांमार, साइलोन, सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया एक्सेट्रा। इवन जो अशोक के जो मतलब जो दूत होते हैं वो म्यांमार में गए थे, साइलोन जो प्रेजेंट डे श्रीलंका है, सीरिया, इजिप्ट एंड मैसिडोनिया, इन किंगडम्स में जाके भी उन्होंने अपना बुद्ध रिलीजन स्प्रेड किया था। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। ओके, आपको ये नाम याद रखना है कि अशोक के सन का नाम था महेंद्र एंड उनकी डॉटर का नाम था संघमित्रा। इनको इन्होंने श्रीलंका में भेजा टू साइलोन टू प्रीच बुद्धिज़्म, ताकि वहाँ के लोगों को बुद्ध रिलीजन के बारे में प्रचार प्रसार कर सके, उनको नॉलेज दें, ठीक है। दस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिज़्म, ही एडेड प्रीचिंग टू अशोका, ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पब्लिक के लिए काम भी किए थे। ही अरेंज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ही गॉट वेल डग, प्लांटेड ट्रीज एंड बिल्ट रोड्स एंड बिल्ट रेस्ट रूम्स। सो उन्होंने लोगों की फैसिलिटी करने के लिए बहुत सारे कुएं खुदवाए थे, इवन उन्होंने बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड करवाए थे, ठीक है। अगर आज भी हम लोग ये चीज़ करें तो हमारे लिए अच्छा है। एंड इवन उन्होंने लोगों के लिए सड़कें बनवाई थी, बिल्ट रोड्स। एंड इन्होंने जब हम लोग रोड से ट्रैवल करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं,
से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सूरत जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सूरत जाऊँगा तो रास्ते में मुझे थोड़ा बोरिंग लगेगा, थकान लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, पास में कोई होटल देख के थोड़ा खाना वाना खा लूँगा या चिल कर लूँगा, ठीक है, या फिर थोड़ी देर आराम कर लूँगा। या अगर मुझे लगता है रात में तो कोई होटल बुक करके उधर अपनी नाइट स्पेंड कर लूँगा। तो उस टाइम पे ऐसे होटल तो हुआ नहीं करते थे, उस टाइम पे रेस्ट रूम हुआ करते थे। ओके, नाउ आई यूज टू रिमेंबर, अगर आप लोग कभी जीटी रोड से ट्रैवल करो, जीटी रोड जो दिल्ली से आगे अमृतसर तक जाती है, तो वहाँ पर सोनीपत से आगे और पानीपत के बीच में मेरे मामा का गांव आता है लड़सोली। वहाँ पर भी साइड में एक रेस्ट रूम है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि रेस्ट रूम किसके लिए बनाया गया है, बट फिर मुझे समझ में आ रहा है कि वो यूजुअली जो ट्रैवलिंग करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या जो भी है, ये उनके लिए। ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी एंड डेट्स अशोका इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री। उनके इन्हीं सब कर्मों की वजह से अशोक को हम लोग इवन आज भी 2000 साल बाद भी उनके ऊपर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सच में ग्रेट थे। एम्परर अशोक डाइड इन 232 BC। ही रूल्ड फॉर 36 ईयर्स। तो 232 में उनकी डेथ हो जाती है एंड उन्होंने कुछ लगभग 36 ईयर्स तक रूल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एरा। नाउ चंद्रगुप्ता मौर्य established द लार्ज एम्पायर। इट वॉज expanded बाई एम्परर अशोका। तो चंद्रगुप्ता ने जो एक नींव रखी थी उसको अशोक ने पूरा एक्सपांड कर दिया। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर साफ पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता, डेट इज कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, डिवाइडेड अ लार्ज मौर्यन एम्पायर फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज 3 सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चंद्रगुप्ता मौर्य को चाणक्य ने मतलब हेल्प की थी। चंद्रगुप्ता जिनका असली नाम था विष्णुगुप्ता। ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है, या फिर कौटिल्य। एग्जाम में अगर मैं आपको पूछूं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विष्णुगुप्ता, तो आप लोग एक दूसरे का मुंह मत देखना, ठीक है, कि ये सर ने क्या पूछ लिया। ये एक और नाम है चाणक्य का, इवन मैं कौटिल्य भी पूछ सकता हूँ। ओके, सो अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द मौर्यन एम्पायर ये 3 भागों में डिवाइड था, सेंट्रल, प्रोविंस एंड रीजनल। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है, प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल पे वर्कआउट कर रही है, एंड रीजनल या तो म्यूनसिपालिटी होगी या फिर ग्राम पंचायत होगी। सेम आइडियोलॉजी ये लोग भी फॉलो किया करते थे। ओके, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उनको देख के हमारी गवर्नमेंट ने ये आइडियोलॉजी फॉलो की हो, कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे। एम्परर वॉज एट द सेंट्रल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। ही इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। हिज पोजिशन वॉज हेरिडेटरी। पाटलिपुत्र एंड द एरिया अराउंड it were under direct control of the emperor. He managed the administration with the help of the minister and higher officers. Chanakya has told about 18 departments, out of which the main department of their head as follows. So चाणक्य की अगर आप लोग मोबाइल प्ले स्टोर में अगर ऐप डाउनलोड करो ना, तो उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। एंड मैं तो बोलता हूँ ये फालतू चीज़ें, टिकटॉक तो चलो ठीक है, अच्छा है, बैन हो गया, बट रील्स के वीडियो देखते हो मौज आ गया है, पता नहीं दुनिया भर के ऐप आ गए। पहले तो ठीक है कचरा एक जगह मिलता था, अब तो कचरा सब जगह स्प्रेड हो गया है। एनी हाउ, वो सब देखने से अच्छा है ऐप स्टोर पे जाके चाणक्य की जो सेइंग है ना वो पढ़ो। एंड अगर वो आप पढ़ोगे ना तो आपको सच में आगे लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य ये डिपार्टमेंट होते थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आज भी होता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट जो होना ही चाहिए, जुडिशरी डिपार्टमेंट ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेड डिपार्टमेंट, ऑफिशियल रिपोजिटरी जिसको हम लोग अक्सर पटल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी कहते हैं, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो मतलब कहते हैं। अब इस डिपार्टमेंट के हेड को वो लोग क्या कहते हैं, वेल एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के हेड को ये लोग कहते थे सीताध्यक्ष। ओके, मिलिट्री के डिपार्टमेंट के हेड को वो लोग कहते थे सेनानी, सेनापति भी हम लोग बहुत सुना होगा आप लोगों ने। फिर जुडिशल डिपार्टमेंट प्रदेशत्री, थोड़ा अजीब नाम है। ट्रेड डिपार्टमेंट को ये लोग कहते थे पन्याध्यक्ष,
एनी हाउ महासतपाल, ओके। एनी हाउ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुद्रादक्षक, थोड़े अजीब नाम है, बट आई थिंक अगर आप लोग टाइम मशीन में कभी उस टाइम पे पहुंच जाओ तो आपको इन नामों से संबोधित किया जाएगा, ठीक है, अगर आप वो डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहे हो तो। एनी हाउ चलो, टाइम मशीन सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियलिटी में तो अभी कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, बट मे भी एग्जिस्ट करे तो हु नो सर, 21st सेंचुरी कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ, पॉइंट नंबर बी, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टेट लेवल पे, ठीक है। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। तो ये इन लोगों ने अपने 5 स्टेट बना रखे थे। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, और प्रोविंस का हेड कौन होगा? गवर्नर। जैसे आज सीएम होता है, वैसे वैसे देखने जाएँ तो रियल हेड ऑफ द स्टेट इज स्टिल गवर्नर ओनली, लेकिन जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का कामकाज है वो सीएम ही देखते हैं। यूजुअली द प्रिंस वेर अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट, है ना। राजा के जो बच्चे होते थे ना, जो प्रिंस होते थे, अब राजा क्या करता था, अपने 5 बच्चों को 5 अलग अलग प्रोविंस दे देता था। अब जो बच्चा अच्छे से प्रोविंस संभाल रहा है वही होगा अगला युवराज, है ना। युवराज और राजकुमार में फ़र्क तो पता है ना, राजकुमार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो राजा के बाद नेक्स्ट राजा बनेगा वही होता है युवराज, ओके। अगर युवराज सिंह ये मैसेज देख रहे हैं, अब वीडियो अगर गलती से देख लें तो अपने आप को इंडिया का किंग ना समझें। चलो, इट्स जोक्स अपार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। गवर्नर टास्क इन द प्रोविंस वॉज टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी एंड कलेक्ट रेवेन्यू, टू गेट order of the king and obey the keeping of the emperor, constantly aware of the events taking place in the provinces। तो यहाँ पर काम होता है कि अच्छे से सब कुछ सब लोग शांति से रहें, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से होता रहे, ये सब उनके काम हुआ करते थे। नाउ रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमको पता है कि इंडिया में है ना यूजुअली या तो अगर अर्बन एरिया उस टाइम पे एग्जिस्ट करता होगा तो म्यूनसिपालिटी टाइप का कुछ समथिंग होगा, और अगर कोई छोटे से गांव हैं तो सरपंच होते ही हैं, ओके। ये इंडिया का बेसिकली स्ट्रक्चर है आज की डेट में, पर उस टाइम पे क्या होता था, लेट्स सी। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एस, एनी प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट और लोकल स्टोरेज तालुका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को वो लोग क्या कहते थे, राजुक। वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वाइल द ऑफिसर प्रोविंसेस वॉज कॉल्ड द प्रोविंशियल। प्रोविंशियल को लोग कहते थे गोप, राजुक गोप, ठीक है। एनी हाउ, आपको ये नाम याद रखना है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज द विलेज, इट्स हेड वॉज कॉल्ड द ग्रामी। तो आज तो सरपंच कहते हैं, बट उस टाइम पे ग्रामी कहते थे। तो ग्राम के आगे ANI लगा दो तो ग्रामी हो गया। ग्रामी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन टू विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विलेज। बोलो, तो उस टाइम पे भी इलेक्शन होते थे, यही सब। सक्सीसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये लास्ट पैराग्राफ है। इसमें हम लोग बात करेंगे अशोक के बाद कौन राजा बने एंड कैसे मौर्यन साम्राज्य का दी एंड होता है, ओके। रिगार्डिंग एम्परर अशोका सक्सीसर वी फाइंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अशोक के बाद कौन राजा बने, इसकी बहुत सारी जानकारियाँ हमको जो बुद्ध लोगों ने, जैन लोगों ने और जो ब्राह्मणों ने कुछ जो लेख लिखे थे उसमें से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन पुराण, टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स। इसके बाद भी 137 ईयर्स तक बहुत सारे मौर्यन किंग्स ने रूल किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड रूल ऑफ द लास्ट किंग, मौर्यन डायनेस्टी, दैट इज बृहदत्ता, ओके, बृहदत्ता, ऐसा कुछ नाम है। हिज जनरल पुष्यमित्रा किल्ड हिम ऑन द प्रिटेक्स ऑफ वॉचिंग मिलिट्री ड्रिल्स। तो जो लास्ट किंग थे मौर्यन के, मे बी मैं ठीक से नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेट मी गो थ्रू इट वंस अगेन। बृहदत्ता, ओके, बृहदत्ता जो उनके लास्ट किंग थे, उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्रा, उन्होंने क्या किया, उनकी धोखे से डेथ कर दी। उनको कहा महाराज आज हमारी मिलिट्री का ड्रिल्स आपको दिखाने, तो चलिए। वो ले गए एंड जैसे ही उन्होंने देखा कि अब कोई नहीं है तो बीच में उनकी डेथ कर दी। 10 इन 185 BC पुष्यमित्रा संघ इस्टेब्लिश द संघ डायनेस्टी, एंड तब पुष्यमित्रा ने अपनी संघ डायनेस्टी इस्टेब्लिश की ऑन द थ्रोन ऑफ मगध, एंड मौर्यन डायनेस्टी केम टू एन एंड। So friends, this is your MCQ and this is your
short question answer and true or false, which we are of course going to discuss in our next session, जो Q&A सेशन होने वाला है. एंड आई थिंक आज का सेशन बहुत लंबा चला गया है, बट आई थिंक मैंने तो बहुत इन्जॉय किया. एंड हाँ, आपने भी इन्जॉय किया होगा. सो यू गाइस आर अमेजिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय एवरीवन.